देखिए स्क्रीन दिख रहा है। यस। देखो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा रिलेशन बिटवीन KA, KP एंड KC। ठीक है, KA, KP और KC के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो KP और KC मैंने आपको बताया, P हमारा क्या है, तो जब प्रेशर की बात करते हैं तब, C हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन के लिए, और A हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी के लिए। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब क्या है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए A प्लस बी, ये इक्विलिब्रियम में चला जाए, ठीक है, A प्लस बी इक्विलिब्रियम में चला जाए, किसमें, C और D में। तो सपोज करो कि इस पूरे में हमने कुछ मोल्स लिया है, मान लीजिए हम इसमें ऐसा कंसंट्रेशन मान लो हम 2 मोल ले लेते हैं, या अगर हम वॉल्यूम में कंसिडर करते हैं तो मान लीजिए हम 2 वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन है, ठीक, ये कंप्लीटली रिएक्शन में नहीं जाता। ठीक है, ये कंप्लीटली रिएक्शन में नहीं जाता। तो जितना जाता है रिएक्शन में, जितना मान लीजिए इस 2 में से सपोज करो कि 0.5 मोल ही है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो 0.5 मोल है इसको हम कहेंगे इसका एक्टिव मास। ठीक है, ये इसका एक्टिव मास कहलाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे Ka जो है हमारा, ये एक्टिविटी कहलाता है कि जितना हमने कंसंट्रेशन लिया है उसका कितना एक्टिविटी वहां पे हो रहा है, कितना एक्टिव मास है जो रिएक्शन में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक, अब हमारा यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, A इज गामा इनटू C। गामा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ठीक है, वेयर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे गामा, कई बार कंफ्यूजन में लोग y लिख देते हैं या कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में अगर लिखा जाए इस रिएक्शन को, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, Ka इज इक्वल्स टू AC। हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है, ये रिएक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हम लोग रिएक्टेंट करते थे, तो यहाँ पे हम लोग एक्टिव मास ले रहे हैं कंसंट्रेशन के लिए, तो AC का पावर C, उसके बाद AD का पावर D। एक मिनट, यहाँ मैंने स्मॉल d लिख दिया है, AD पावर D डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लेंगे तो कैपिटल A का पावर स्मॉल a, इस तरीके से कैपिटल B का पावर स्मॉल b। ठीक है, दिस गोज टू बी, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो रिएक्शन है हमारा, ये जो रिएक्शन है यहाँ हमारा, इसको हमने किसके टर्म में लिखा है, तो एक्टिव मास के टर्म में लिखा है। ये A हमने जो लिया है ये हमारा एक्टिव मास है, किसका, तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। ठीक है, अब एक्टिव मास को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव मास को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन 1 के रूप में, क्योंकि इक्वेशन 1 जो है ये हमको बतला रहा है कि कितना कंसंट्रेशन का कितना एक्टिव मास लग रहा है। ठीक है,
तो के ए इज इक्वल टू, अभी ए का वैल्यू जो है वो किसमें है, तो ए का वैल्यू गामा में है और आपके सी के रूप में, मतलब कंसंट्रेशन के रूप में। तो दोनों को हम लिखेंगे गामा सी का पावर सी, गामा डी का पावर डी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखेंगे, हमने ऊपर प्रोडक्ट लिखा है तो अभी हम नीचे रिएक्टेंट लिखेंगे, गामा ए का पावर ए, गामा बी का पावर बी, मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखो गामा का हमने लिख लिया, अब हमको सी का लिखना है, तो सी विथ बेस सी का पावर स्मॉल सी, उसके बाद सी विथ बेस डी का पावर डी, डिवाइडेड बाय सी विथ बेस ए का पावर ए और सी विथ बेस बी का पावर बी। ठीक है, तो ये हमने देखो किसको किसको लिखा, यहाँ पे हमारे पास ये ए, ठीक है, ये ए किसका किसका है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। ठीक है, तो ये जो मोलर एक्टिविटी है ये किसके रूप में हमको लिखना है, इस कंसंट्रेशन के रूप में। तो इसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, ये गामा के रूप में और कंसंट्रेशन के रूप में हमने इसको पुट कर दिया। अभी देखो इस ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं ना, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, के ए इज इक्वल्स टू के गामा इंटू के सी। ये एक टाइप का इक्वेशन है जो तैयार हो गया। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बाकी लोगों को, आलोक, संदीप? यस सर। ठीक है, देखो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अभी जैसे देखो मैं एक सेकंड में यहाँ पे जो आप नोट्स बनाओगे ना, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आपको उस नंबरिंग के हिसाब से लिखना है। कलर चेंज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ये हेडलाइन तो अपना जो टॉपिक है उसको लिखोगे, इससे पहले आप ये लिखोगे फर्स्ट नंबर, और फिर आप ये सेकंड नंबर चालू करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग अभी हम कंडीशन डालते हैं। कंडीशन क्या है, इफ C टेंड्स टू 0, मान लीजिए C 0 की तरफ बढ़ रहा है। देखो C टेंड्स टू 0 की बात करते हैं। ठीक है, C टेंड्स टू 0, इसको पढ़ा जाता है इसी तरीके से, C टेंड्स टू 0। ये आपने फंक्शन में पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, मेरे ख्याल से क्लास 12th में फंक्शन है, 11th में नहीं है। तो C टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि जैसे देखो एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई लाइन है जो ऊपर से ऐसे करके यहाँ से आ रहा है और ये ऐसे करके चलता जा रहा है, तो देखो इस जगह पे आप देखिए, हमको क्या लग रहा है कि यहाँ ये लाइन आगे चल के कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। ठीक, कहीं ना कहीं 0 होने का मतलब है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो काटेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं काटेगा, तो उसको हम कहेंगे C इज इक्वल टू 0। ठीक, लेकिन जब ये लाइन, ये जो कर्व लाइन है, ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता है, पैरेलल कहने का मतलब है कि कभी ना टच करने वाला लाइन। ठीक, एक ऐसा लाइन जो कभी टच नहीं करता लेकिन हमको लगता है कि अरे अब टच होगा, अब टच होगा। ठीक, तो उस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, C टेंड्स टू 0। 0 कभी होगा नहीं लेकिन बार बार लगेगा कि C 0 को टच कर रहा है। ठीक, तो कंडीशन क्या है, इफ C टेंड्स टू 0 तो गामा जो है ये हो जाएगा 1। ठीक, अभी कंडीशन ये है कि फॉर गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, वैसे गैसेस जिनका प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत कम इसलिए कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि वो गैसेस अब रिएक्ट करना बंद कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये गामा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा 1। ठीक है, therefore K ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इफ C टेंड्स टू 0, गामा टेंड्स टू 1, therefore K गामा इज इक्वल्स टू 1। तो अभी इस इक्वेशन, इसको मान लो मैं इक्वेशन
4 दे दूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 4 ही था ना, एक सेकंड, नहीं 2 है, एक सेकंड, 1 यहाँ दिए है, 2 यहाँ है, ये 3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ के ए इज इक्वल्स टू के सी, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा 5। क्लियर है यहाँ तक सबको? देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया है कि फॉर गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 5 जो है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन 5 also represents for dilute solution, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब बहुत पतला सॉल्यूशन के लिए भी ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन देखा, सॉरी मोलर एक्टिविटी देखा सी के टर्म में, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे मोलर एक्टिविटी प्रेशर के टर्म में, ठीक है। तो the molar activity for gases is given in pressure, ठीक है। मोलर एक्टिविटी जो है वो प्रेशर में दिया जाता है, किसके लिए? गैसेस के लिए। देखो ये कंपलसरी ध्यान रखना है, गैसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। P क्या है हमारा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू गामा ऑफ P, ठीक है। इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 6, तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली सॉल्विंग इक्वेशन 6। अगर इक्वेशन 6 को हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया था, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा कि के ए इज इक्वल्स टू के पी, ठीक है। हमको यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है के इज इक्वल्स टू के पी, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? यस। अभी देखो हमको हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो के ए के पी और के सी में रिलेशन देखना, ठीक है। के ए के पी और के सी में रिलेशन देखना। तो के ए यहाँ से हमको क्या देखने को मिला, के ए बराबर के सी, इक्वेशन नंबर 5 से। और इक्वेशन नंबर 7 से हमने क्या देखा, के ए इज इक्वल टू के पी। तो अभी दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के ए इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के पी। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 and 7 के ए इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के, ठीक है। ये हमारा रिलेशन, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन, और यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। समझ में आया टॉपिक? देखो टॉपिक क्या था हमारा, देखो यहाँ पे हम जितने भी डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर डेरिवेशन का एक ही फंडा है कि रिलेशंस को निकालना। अभी रिलेशंस क्या क्या है यहाँ पे,
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोलर एक्टिविटी, मास एक्टिविटी, जो हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे उसके ऊपर, ठीक। उसके बाद कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्रेशर के ऊपर, उसके बाद मोल फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। अभी देखो ये हम इतने सारे चीजों में क्यों पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या क्या लेते हैं, मास लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं और प्रेशर लेते हैं, ठीक है। मास लेंगे तो मोल फ्रैक्शन आएगा, मोलर एक्टिविटी आएगा, ठीक है। वॉल्यूम लेंगे तो कंसंट्रेशन आएगा, प्रेशर लेंगे तो पी आएगा, ठीक है। तो इसी सब के रिलेशंस को बतलाने के लिए, समझाने के लिए हम लोग ये डेरिवेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग पार्शियल वैल्यूज को चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। हाँ एक चीज और, ये जो अभी इससे पहले टॉपिक कराया है ये आपका वीवीआई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे वीवीआई मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। ये जितने भी रिलेशन हमने पढ़ा है ना, सभी रिलेशंस आपका वीवीआई है, के एक्स, के पी, के सी, के ए, जो भी हमने पढ़ा सब वीवीआई, ध्यान रखिएगा। तो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, अभी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज का मतलब क्या है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी जहां पे भी रिएक्शन इन्वॉल्व है हर जगह थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, हर जगह, ठीक। अभी थर्मोडायनामिक्स अगर इन्वॉल्व है तो इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहला तो आपका फ्री एनर्जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको कहा जाता है। अगर यहाँ पे नॉट लिख दिया जाए तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाएगा। उसके बाद एंथैल्पी एच, ठीक है, ये दो चीजें हैं। और इसके बाद तीसरा चीज आता है एस, जिसको एंट्रोपी कहा जाता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप किसी भी रिएक्शंस में लगते हैं और किसी भी रिएक्शंस को पढ़ने के काम में आते हैं, ठीक है। चलो अभी हम जो भी देखेंगे वो इन्हीं सब चीजों पर देखेंगे कि अगर ये स्टडी करना है तो क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या को पढ़ा जा सकता है, उन सब चीजों। तो thermodynamic properties, thermodynamic properties such as G, H and S are extensive properties, are extensive properties which changes as the mass of the system changes, ठीक है। जैसे जैसे सिस्टम का मास चेंज होगा वैसे वैसे फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, देन एंथैल्पी में भी चेंज आएगा और एंट्रोपी में भी चेंज आएगा। तो चूंकि ये मास डिपेंडेंट होता है इसीलिए हम इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। जो मास डिपेंडेंट नहीं होगा उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। तो let us consider an open system, an open system
containing N1, N2, N3, N4 डॉट लेके कहाँ तक, तो N वैल्यू तक containing इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी देखो एक चीज, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो सपोज कीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। कैसा कंटेनर है ये, तो ये ओपन टाइप का कंटेनर, ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस को ले लेता हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मान लीजिए गैसेस को ले लो, एक ऐसा, एक इतना बड़ा, एक इतना छोटा, एक इतना छोटा, ठीक है। एक इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, इस टाइप के गैसेस यहाँ पे हम ले लेते हैं। अभी देखो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं, तो हर किसी का नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, एक सेकंड, नेक्स्ट लेट x be the function of temperature, pressure and number of moles of various component, ठीक है। देखो x हमने क्या लिया, यहाँ पे x हमने फंक्शन लिया है। फंक्शन क्या, तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या क्या चीज ले रहे हैं, हम यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों के वजह से इस सिस्टम में क्या फर्क पड़ रहा है, अगर टेम्परेचर बदलता है तो क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर बदलता है तो क्या फर्क पड़ता है, और नंबर ऑफ मोल्स अगर बदलता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसी चीज को यहाँ पे फंक्शन से डिनोट किया गया है। तो x क्या हो जाएगा, therefore x is equals to function of t p n1 n2 n3 n4 और ये चला जाएगा करके ni तक, ठीक है। ni कहने का मतलब है इनफिनाइट नंबर तक, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर है पॉइंट यहां तक, पॉइंट क्लियर है। यस। बाकी को देखो, एंड ठीक है, यहां तक हो गया। एंड लेट कैपिटल N इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। हमने टोटल कंस्टिट्यूएंट्स कितना लिया है, हमने लिया है I तक। तो ये जो N है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा कब, जब हम पूरे कंपोनेंट्स के मोल्स को जोड़ेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस से लेकर कहां तक जोड़ना है हमको, Ni तक। तो उसको हम कहेंगे कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 लेके कहां तक प्लस करेंगे, तो Ni तक प्लस करेंगे, ठीक है। नाउ अब एक चीज देखिए, मैंने क्या कहा था कि x इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स। x जो है वो इन तीनों का क्या बोलते हैं, फंक्शन है। फंक्शन कहने का मतलब कि हम बाकी एक को चेंज करेंगे, बाकी को हम कांस्टेंट रखते हैं। मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमने क्या किया, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, इनको कांस्टेंट कर दिया।
इसी तरीके से अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं और प्रेशर को चेंज करते हैं और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हैं और टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो हमको यहाँ पे एक कंडीशन जनरेट होता हुआ दिखेगा। कंडीशन क्या है? तो now for a small change in temperature, pressure and number of moles, then the change in x मतलब यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिया है वो x, ठीक है। द चेंज इन x इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेशन डिफरेंशिएट करेंगे। dx इज इक्वल्स टू, अभी देखो हमने इससे पहले क्या लिया था इक्वेशन, देखिए इक्वेशन हमारा यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें x है तो x का हमने क्या ले लिया, dx। अब इस dx को हम बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। कब? एक बार टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो बाकी चीजें कांस्टेंट रहेगी, एक बार प्रेशर के रिस्पेक्ट में तो बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, एक बार नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में तो बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो dx इज इक्वल्स टू, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पार्शियल के लिए डाबा यूज किया था, ये जो साइन मैंने दिया है इसको डाबा पढ़ते हैं, तो डाबा x बाय डाबा t, ठीक है। हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट। टेम्परेचर मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो टी के रिस्पेक्ट और डी टी प्लस डाबा एक्स बाय डाबा टी, ठीक है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अब हम यहाँ पे प्रेशर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स n1 n2 n3 डॉट डॉट डॉट, और कंप्लीट डेरिवेशन आया किसका, dp का। उसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए करेंगे, ठीक है, तो डाबा x अपॉन डाबा n, ठीक है, n कहाँ तक, तो डाबा n1। अभी देखो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो कर रहे हैं ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने n1 लिखा, ni नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर और n2। देखो सब जगह मैंने n1 लिखा है, यहाँ पे मैं n2 लिख रहा हूँ, n2 n3 और ये डॉट डॉट डॉट, और ये जो कंप्लीट डेरिवेशन आएगा, डेरिवेटिव आएगा, ये आएगा डी n1 का, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे डाबा x अपॉन डाबा ni, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस साइन होगा और यहाँ पे भी प्लस साइन होगा, ठीक है, डाबा ni, और जो कांस्टेंट होगा टेम्परेचर, प्रेशर n1 n2 डॉट 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 लेंगे, और लेंगे कहाँ तक, तो लास्ट लेंगे ni माइनस 1 ऐसा, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सेप्ट ni, डी ni, ठीक है, यहाँ तक चला आया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन समझ में आया, इक्वेशन क्लियर है? ठीक है,
नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है संदीप, वीडियो अपलोड करेंगे, आप देख लेना। अभी अभी आप एक बार क्लास में बने रहिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो देख लेना, और जो डाउट होगा आप पूछ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लोगे जो भी डाउट होता है। सबको बोल दे रहा हूँ, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, देखने के बाद जो भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना, पूछना नहीं, ठीक है। नाउ if the temperature and pressure, अगर टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, मान लीजिए P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों हमेशा जीरो होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। dp इज इक्वल्स टू जीरो एंड dt इज इक्वल्स टू जीरो। देन तो इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे, देन dx किसके टर्म में आएगा, t और p के टर्म में। हमने क्या देखा, क्या लिखा है यहाँ पे कंडीशन, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन हमने dx से स्टार्ट किया था, ध्यान दीजिए, इक्वेशन हमने dx से स्टार्ट किया था। तो dx कब ले रहे हैं, जब टेम्परेचर प्रेशर दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है तब। तो जो भी इक्वेशन हमने लिखा है वो कैसे हो जाएगा, डाबा x बाय डाबा n1, t और p हमारा यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरीके से डाबा x अपॉन डाबा n2, t और p दोनों कांस्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा dn2 प्लस ये डॉट 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 करेंगे और इसको इक्वेशन नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखो इक्वेशन को ढंग से देखिए तो हमने टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट लिया है, तो इस जगह पे देखो ये T के टर्म में है, ये P के टर्म में है, तो हमारा dp जीरो हो जाएगा, dt जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो dt है ये जीरो हो गया, और जो dp है ये हमारा यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो dp dt जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा चेंज कर जाएगा। तो चले आते हैं वापस इक्वेशन में। अभी देखो ये जो इक्वेशन है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम कहेंगे LHS, और ये हमारा है RHS, ठीक है। अभी देखो एक राइट हैंड साइड RHS जो है हमारा, ये हम फंक्शन ले रहे हैं, किसके टर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी हमने फंक्शन लिया है किसके टर्म में, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में, हमने मोल्स के रूप में लिया है। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसी को हम कहते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक। इसमें लिखेंगे द इक्वेशन on the right hand side, on the right hand side, मतलब RHS is sorry, RHS in equation 1, in sorry equation 1, equation 3, in equation 3 is known as partial molar concentration of each components, ठीक है। हम यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो हर कंपोनेंट के ले सकते हैं, N1 N2 N3 N4 N5 से लेकर कहाँ तक जाएगा, तो Ni तक जाएगा फॉर ईच कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी इक्वेशन को हम थोड़ा छोटा करेंगे, तो द particular components can be represented
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। इसको क्या पढ़ते हैं तो बार, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं एक्स बार, ठीक है। तो कैसे डिनोट किया जाए, तो डिनोट करेंगे, देखो डाबा एक्स अपॉन डाबा n1, ठीक है। टी पी n2 n3, ठीक है, ये सभी कांस्टेंट जाएगा, इज इक्वल्स टू x1 बार, ध्यान से देखिए लिखने का तरीका, इज इक्वल्स टू x1 बार एंड डाबा x बाय डाबा n2, ठीक है। किसके टर्म में, टी पी n1 n3 n4 ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू x2 बार, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है, तो फॉर ith कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो ITH है, ITH कंपोनेंट, अगर PDF में कहीं आपको दिक्कत होता है तो पूछ लोगे, ठीक है। ITH कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे, डाबा x बाय डाबा ni, कब, टी पी n1 n2 n3, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स आई बार, ठीक है। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, यहां तक क्लियर हो गया। ये आपका लास्ट डेरिवेशन है यहां तक के लिए, ठीक है। आज मैं क्लास यहीं तक रखता हूँ, इसको लिख लीजिए, टोटल 5 पेज हैं, ठीक है। इसको लिखोगे और कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। अरे बाकी लोग कहाँ चला गया, सबका कट गया क्या?